हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सहयोग पोर्टल के बारे में। हम उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और जानेंगे कि क्यों वो न्यूज़ में है, क्या उसका यूज़ है, किस तरह से वो डेवलप किया गया है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट को देखने को मिले हैं। तो अगर हम एक ओवरव्यू लेना चाहें तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम पोर्टल की इंट्रोडक्शन समझेंगे। सहयोग सिस्टम आखिर है क्या, अंडरस्टैंडिंग द सहयोग पोर्टल्स पर्पस, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन एंड रोल एज इंडिया सेंट्रलाइज्ड कंटेंट ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। हम समझेंगे कि उसका रोल क्या रहा, कि वो कैसे कंटेंट को ब्लॉक करने में गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प की है, कैसे सहयोग पोर्टल ने इसमें अपना पर्पस बहुत ही अच्छे से निभाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में, यानी कि रिसेंटली हमारे पास एक आरटीआई ली गई है, रिसेंटली एक आरटीआई ली है किसी ने, जिससे ये एक डेटा सामने आया है कि अराउंड 2300 यानी 2300 प्लस कंटेंट ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स जब से ये पोर्टल बना है तब से इशू कर दिए गए हैं। और इसमें मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब। Next, we will move on to the next thing, that is impact assessment. हम जानेंगे कि इसका असर किस लेवल तक रहा। हम एसेस लेंगे, एक पूरा रिकॉर्ड का देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ, डिजिटल राइट्स के बारे में जानेंगे। And we will examining the implications of increased digital censorship on freedom of speech, information access एंड डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स इन डिजिटल स्पेसेस। हम जानेंगे कि कैसे इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक साथ में एक इम्प्लीकेशन क्या है क्या नहीं है। हम जानेंगे कि कैसे उसने डिजिटल सेंसरशिप से रिलेटेड उसके ऊपर हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे यहाँ से। इंफॉर्मेशन एक्सेस के बारे में भी जानेंगे हम थोड़ा बहुत, और साथ में जानेंगे कि क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स भी देखने को मिले हैं। हम पूरा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ सहयोग पोर्टल। आखिर पोर्टल का मतलब क्या है, क्या ये है, क्या इसका यूज़ है, क्या पर्पस है और कैसे इसे हमारे बीच रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। तो अगर हम सिंपली समझें तो सहयोग इज़ इंडियाज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा और ओवरव्यू दूँ तो ये जनरली एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है जिसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक सिक्योर एंड सेफ्टी मेजर रखा जाए, ताकि देयर शुड नो प्लेस फॉर एनी टाइप्स ऑफ फिशिंग, एनी टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस that could lead to problems to the common citizen using the platform. हम देखते हैं कि कैसे आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं और कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन तरह की बैटिंग एप्स वगैरह के प्रमोशन किए जा रहे हैं। तो उस सब को ओवरकम करने के लिए इस पोर्टल ने एक बहुत ही बड़ा अपना रोल प्ले किया है। तो अगर हम बात करें लॉन्च टाइमलाइन की, तो ऑपरेशनलाइज्ड इन अक्टूबर 2024 एज अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानना भी है कि जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9A ऑफ IT एक्ट, इसमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 69A ऑफ जो IT एक्ट है उसके अंडर प्रोविजंस क्या क्या हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। साथ में ये जो प्लेटफॉर्म है इसे स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2024 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका पर्पस मेनली क्या है, डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन कंटेंट टेक डाउन प्रोसेसेस अक्रॉस मिलियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया सर्विसेज थ्रू कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट एक्शन। इसमें मेनली क्या है कि इसमें उन तरह के पब्लिक एक्सेस के जो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के थ्रू फैलाए गए हैं, वैसे तरह की जो मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंटेंट सर्व कर रहा है, उसमें से उन कंटेंट को ब्लॉक करना, उन्हें कम्प्लीटली रिफ्रेन करना, जिनसे जैसे कि हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारी सेकुलरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी पर कोई
इश्यूज आए उस तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, यही सेक्शन 69A में भी लिखा गया है। और साथ में इसमें क्या है कि अगर इस तरह के जो इश्यूज, जो ऑर्डर इश्यूज हैं, अगर उनको ना फॉलो किया जाए तो उसके ऊपर साथ में पेनल्टीज भी रखी गई हैं, क्योंकि इसमें प्रोविजन ये लिखा गया है कि एट फर्स्ट देयर शुड बी अ notice to the companies like WhatsApp, Instagram, etc. to take down the content being surfaced on their sites or their platform, and if there is no implication from their side, there would be a complete penalties or fines or punishment for them. तो इस तरह से इस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर देखा जाए तो ऑपरेट्स अंडर Information Technology Act 2000 and IT Rules 2021 providing legal authority for content blocking and removal from internet platforms। वही बात है कि IT Act 2000 एंड IT Rules 2021 के अंडर एक लीगल अथॉरिटी को प्रोवाइड करना फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग एंड रिमूवल फ्रॉम ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म से उन तरह की चीज़ों को हटाना जिससे देश के ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम सामने आए। जैसे रिसेंटली हमने मई टू जून के बीच में हमने देखा था, जब हमने ये सिचुएशन देखी थी कि कैसे वॉर लाइक सिचुएशंस बन गए थे विद पाकिस्तान। तो उस टाइम पर हमने देखा कि काफ़ी तरह की फेक मीडिया, फेक तरह की न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से वायरल हुई। तो उस टाइम भी इस पोर्टल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो अगर हम एक परफॉर्मेंस का डेटा देखें, यानी फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक एनालिसिस लें, तो प्लेटफॉर्म की कैटेगरी अगर हम देखें तो मेटा प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो अराउंड 1794 ऑर्डर्स पब्लिश किए गए, जिसमें से परसेंटेज शेयर अगर हम देखें ओवरऑल की तो 78% की हमने देखा कि 78% के अराउंड से ज़्यादा जितने भी जो ऑर्डर्स पब्लिश हुए उसमें अराउंड 78% ऑर्डर्स तो केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और साथ में ये फेसबुक हो गया, इनसे ही थे, इन्हें ही इतने ऑर्डर्स पब्लिश हुए गए। और साथ में अगर हम अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, यूट्यूब हो गया, ट्विटर यानी एक्स हो गया, इन सब पे देखें तो अराउंड टोटल ऑर्डर्स 506 थे और इनकी परसेंटेज जो शेयर है वो अराउंड 22% ही है। और इनका सेकेंडरी हम कह सकते हैं, नॉट अ प्राइमरी फोकस, और सेकेंडरी फोकस कह सकते हैं हम इस पर। और इसमें अराउंड 16 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये जो डाटा है इससे की फाइंडिंग्स हमारे पास ये निकल के आती हैं कि द डाटा रिवील्स portal issued over 2300 blocking orders across 19 platforms in its first operational year from October 2024 to October 2025। मेटा प्लेटफॉर्म्स, वही बात आ गई, यहाँ नीचे भी आप पढ़ सकते हैं कि जो व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम, अराउंड इन्हीं से ही 78% के ऑर्डर्स इन्हें ही इश्यूज़ किए गए हैं। जिससे क्या दिखता है कि इट indicating a concentrated targeting of social media. This represents an average of 6 content blocking orders per day, demonstrating the portal's intensive daily usage for censorship activities। censorship की एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो अराउंड 6 तरह के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पर डे तक आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो पोर्टल इम्पैक्ट की मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो डिजिटल सेंसरशिप डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग चलें तो अराउंड डेली ऑर्डर्स, जैसे हमने यहाँ पहले भी बात की कि एवरेज नंबर ऑफ कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशूड थ्रू सहयोग पोर्टल पर डे ड्यूरिंग ऑपरेशनल पीरियड विद कंसिस्टेंट एक्टिविटी पैटर्न्स, जो क्या है 6 ऑर्डर्स पर डे। और अगर हम प्लेटफॉर्म कवरेज देखें, the total number of online platforms and social media services that received content blocking orders through the centralized portal system, there was around 19 online platforms। और इसमें मेटा डोमिनेंस भी सबसे ज़्यादा देखी गई, जिसमें मेटा ओन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये भी कंबाइन किए गए हैं। इन्हीं को देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंस इन्हीं की है, यानी इस ओवरऑल पोर्टल में जो हमें सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पब्लिश हुए वो इन्हीं पोर्टल्स पे, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिले हैं।
जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम, अराउंड 78%। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, सहयोग ब्लॉकिंग ऑर्डर्स ब्रेकडाउन। आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्राफ में, पाई चार्ट में देख सकते हैं। व्हाट्सएप के अराउंड सबसे ज़्यादा पाई चार्ट में आप वैल्यू देख सकते हैं। ऑन द वेरी राइट हैंड आप यूट्यूब को भी देख सकते हैं, जिसमें यूट्यूब में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म होने का जहाँ पे इस तरह के ऑर्डर्स पब्लिश किए गए हैं। यानी इन दो प्लेटफॉर्म्स को मेजरली यूज़ किया गया है कई तरह की मैलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, वाइड स्प्रेड ऑफ न्यूज़ दैट वायलेट्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, दैट ब्रेक्स डाउन द सेकुलरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। आप देख सकते हैं कि इन दो प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क एनालिसिस की, रेगुलेटरी फाउंडेशन फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग, आईटी एक्ट प्रोविजंस। अब हम बात करेंगे यहाँ आईटी एक्ट्स की, जिनका रोल बहुत ही मेजरली रहा है, जिनके अंदर ये प्रोविजन लिखे हैं कि क्या इस पे एक्शन होना चाहिए, क्या इसके लिए करना है, क्या नहीं करना है। तो हम उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 69A। तो जो सेक्शन 69A है उसके अंडर इट ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स। हम इसके थ्रू क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि वो ब्लॉक करे पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर रिसोर्सेज से फैल रही है। क्यों? क्योंकि ताकि जो हमारी कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और साथ में पब्लिक ऑर्डर्स के जो कंसर्न है उसको ध्यान में लिया जा सके और उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है आईटी रूल्स 2021। It is made established framework for content takedown and intermediary liability with fact-checking unit authority and safe harbor protection removal mechanism। तो इसके अंदर पूरा बताया है कि कैसे आपने इसको ओवरकम करने के लिए कैसे एक हायरार्की बिल्ड की है, कैसे हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में ये नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हैं, और साथ में इस पोर्टल का ओवरव्यू चेक करने के लिए कैसे इसके अंदर डिफरेंट टाइप का ऑफ प्रोसेस को फॉलोअप किया गया है, जिससे कि इस होल प्रोसेस को अपने मेन टारगेट को कि ऐसी तरह के कंटेंट को ब्लॉक किया जाए उसको अचीव करने के लिए कैसे कैसे डिफरेंट तरह के प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात उसी के बारे में करेंगे अब कि इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो जो है सहयोग पोर्टल, द सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर इशूइंग ब्लॉकिंग ऑर्डर्स विद स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज टू कोऑर्डिनेट कंटेंट रिमूवल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो इशू करता है ब्लॉकिंग ऑर्डर्स विद स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एक पूरी प्रोसेस को फॉलोअप करके गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, और कोऑर्डिनेट करता है कंटेंट रिमूवल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है कि आपके प्लेटफॉर्म से ये तरह का एक कंटेंट वायरल हुआ है जिसे डिलीट करना या इसे टेक डाउन करना नेसेसरी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं I4C अथॉरिटी, दैट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो ऑपरेट करता है होम मिनिस्ट्री के अंडर और जो मैनेज करता है इस पोर्टल के ऑपरेशन को और साइबर क्राइम के रिस्पॉन्सेज को भी कोऑर्डिनेट करता है नेशन वाइड। यानी आप भी कोई अपनी से यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड करेंगे या किसी तरह की जो एक्टिविटीज़ आपने भी किसी चीज़ से रिलेटेड करनी है तो उसका ध्यान भी इसी कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहयोग टाइमलाइन एवोल्यूशन के बारे में, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। तो इन 2023 दिस वाज प्लानिंग फेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ पोर्टल। तो उस टाइम एक बहुत ही ज़रूरत नीड देखी गई कि देयर वाज अ नीड टू एस्टेब्लिश अ टाइप ऑफ कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम दैट इज़ बीइंग सरफेस्ड, the contents that is being surfaced on a large media networks to influence the people living in the particular area in India or in any place within the Indian boundary। तो अक्टूबर 2024 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया और ये एक ऑपरेशनल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना केवल गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, और बाद में द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में इसे एक्टिव
ऑपरेशन को यूज़ किया गया। इंटेंसिव यूजेज पीरियड विद डेली ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अक्रॉस मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले जब इंटेंसिव यूज़ किया गया, इसका यूजेज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया, जिसमें डेली ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म्स को पब्लिश किए गए। और नेक्स्ट अब जब अगला 2025 के थर्ड क्वार्टर में देखा गया कि हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशूड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड पोर्टल सिस्टम। सबसे ज़्यादा कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इसी पोर्टल से देखे गए थे, ताकि ऐसे तरह के कंटेंट को टेक डाउन किया जाए जो कि बेकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। Later on in December 2025, the RTI application reveals comprehensive statistic about portal first year operation performance। एक एनालिसिस ओवरव्यू लेने के लिए एक RTI की एप्लीकेशन ली गई, जिससे यह देखा गया कि कैसे इस पोर्टल में हर बार हेल्पफुल रहा, क्या क्या इसमें कितने केसेस, कितने ऑर्डर्स पर ईयर पर डे पब्लिश किए गए, किस किस प्लेटफॉर्म्स को दिए गए। उसके ऊपर भी हमने पीछे देखा कि किस किस प्लेटफॉर्म पे कितने कितने ऑर्डर्स पब्लिश किए गए। और आगे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट्सएप टारगेटिंग एनालिसिस, प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग। तो व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा शेयर हमने पीछे भी देखा था कि 45%, 45% तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहीं थे। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, WhatsApp emerges as the most targeted platform through Sahyog portal, reflecting government focus on messaging app content control mechanism. The concentrated targeting suggests concern about information dissemination through private messaging channels and group communications. Around 1000 WhatsApp blocking orders are estimated. तो हुआ क्या कि WhatsApp में सबसे ज़्यादा तरह के जो मोस्ट टारगेटेड प्लेटफॉर्म बना, और इसमें अराउंड हमें देखने को मिले कि गवर्नमेंट का फोकस रहा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहा मैसेजिंग ऐप में केस में, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाइडली स्प्रेड हो सकती है। फ्रॉम अ गुड मॉर्निंग टू अ केस स्टडी टू अ एक्सीडेंट टू अ डेथ, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ आर बीइंग शेयर्ड थ्रू द मेन प्लेटफॉर्म दैट इज व्हाट्सएप, जो हर एक इंसान के फ़ोन पे बड़े आराम से देखने को मिलती है। तो इसी प्लेटफॉर्म्स को स्कैमर्स यूज़ भी करते हैं, ताकि फेक न्यूज़, फेक टाइप ऑफ लिंक्स तरह के डिफरेंट तरीके के जो टैक्टिक्स हैं उनकी, उसको यूज़ कर सके, ताकि क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अराउंड 1000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भी एस्टिमेटेड देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे RTI ट्रांसपेरेंसी इम्पैक्ट का, इंफॉर्मेशन एक्सेस वर्सेस सेंसरशिप। तो RTI बेनिफिट्स की हम बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अनेबल्स पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट सेंसरशिप डाटा, कि गवर्नमेंट ने कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप का जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू किए, वो उसके बारे में RTI से ही हमें पता लगा। ट्रांसपेरेंसी इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स रिवील स्कोप ऑफ डिजिटल कंटेंट कंट्रोल, जो ट्रांसपेरेंसी हुई ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की देखने को हमें मिले, उससे एक स्कोप भी मिला कि डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल भी किया जा रहा है। सिटीजन कैन मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शन ऑन ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। दे कैन ऑल्सो, उनकी जो नॉर्मल सिटीजन है वो RTI का यूज़ करके जान सकता है कि गवर्नमेंट का एक्शन क्या रहा क्या नहीं, नॉट इवन ऑन अ ऑनलाइन कंटेंट बट ऑन अ डिफरेंट स्कीम्स। इवन दो ये आजकल तो इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप सिंपली ऑनलाइन जाइए और इसको बड़े आराम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल स्टेप्स, and by just paying a small amount of 10 rupees of fees online. And data disclosure facilities informed public debate on censorship policies. इससे डिस्क्लोज होके एक साथ में जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी पब्लिक डिबेट बनने लायक एक फैसिलिटेट्स भी किया कि कैसे इस पे क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ भी हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज यूजिंग सहयोग पोर्टल, अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिली, एक तरह की देखने को मिला कि नहीं ये इससे मतलब कि रिलायबल सोर्स है कि नहीं है, जिससे कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है। इससे एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है लोगों में कि गवर्नमेंट भी सीरियस है ऑन एंड इट्स टेकिंग एक्शन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अगर हम आगे सिस्टम कंसर्न की बात करें तो देयर इज़ अ सिस्टम के अंदर क्या कंसर्न देखने को मिले, देयर इज़ अ लैक ऑफ रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी इन ब्लॉकिंग ऑर्डर जस्टिफिकेशंस।
यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलेगी। जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं उनकी जस्टिफिकेशंस क्या क्या रही, क्या नहीं हुआ, आप उसके बारे में नहीं जान सकते। देयर इज़ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक कंटेंट टारगेटेड फॉर रिमूवल। स्पेसिफिक टारगेटेड जो कंटेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड है, उसको आप एक डेप्थ में नहीं देख सकते। नो क्लियर अपील्स प्रोसेस फॉर ब्लॉक्ड कंटेंट क्रिएटर्स। जो एक बार ब्लॉक हो गए हैं उनके पास कोई भी तरह का मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही कोई अपील करने की अपीलेट अथॉरिटी है जिससे वो अपील करके ये प्रूव कर सकें कि जस्टिफाई कर सकें कि हमारा कंटेंट ब्लॉक होने लायक नहीं है। ऐसा इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं है। पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट ऑन ऑनलाइन एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच। इससे एक तरह का आप चिलिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं। आप इससे एक ऑनलाइन अपने विचारों को एक्सप्रेस करना और अपने राइट टू फ्री स्पीच का भी एक तरह से वायलेशन देख सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब इसको एक तरह से वैसे भी देख सकते हैं। कंसंट्रेटेड पावर इन गवर्नमेंट एजेंसीज विदाउट जुडिशियल ओवरसाइट। इससे क्या है कि सारी पावर गवर्नमेंट एजेंसीज के हैंड में है रेदर देन जो जुडिशियल ओवरसाइट से होनी चाहिए, जहाँ पे जुडिशियल अपना रोल प्ले करेगा। वो सारा रोल यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथ में है। नेक्स्ट हम बात करें तो कंटेंट ब्लॉकिंग की कैटेगरीज की, कैसा कैसा कंटेंट ब्लॉक होने को देखने को मिला है डिफरेंट टाइप्स के। जब आरटीआई ने ये रिवील किया कि कैसे कैसे सहयोग पोर्टल्स में कैसे कैसे तरह की जो कैटेगरीज हैं कंटेंट किस तरह का ब्लॉक हुआ, तो वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला कि अराउंड मेजर जो पोर्शन है वो पॉलिटिकल कंटेंट है, उसके सेकंड नंबर पे हमें रिलीजियस मटेरियल देखने को मिला है, और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशंस है मैक्सिमम। और हमें पता है ये तीनों ही एस्पेक्ट अगर ऑन अ लार्ज स्केल अगर किसी भी मीडिया में दिखाए जाएं या कहीं भी दिखाए जाएं तो इससे बहुत बड़ी इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। गवर्नमेंट एजेंसी यूजेज, सहयोग पोर्टल डिपार्टमेंट एनालिसिस, होम मिनिस्ट्री primary user through I4C coordination with highest volume of blocking orders for cybercrime and security concerns। तो जो होम मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, आईबी मिनिस्ट्री और अदर्स हैं उनकी अंडर जो देखने को मिला तो उनमें कोऑर्डिनेशन हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स किसके लिए देखने को मिले, हाईएस्ट साइबर क्राइम्स के लिए और सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखने के लिए मिले। होम मिनिस्ट्री के अंडर कितने कैच हुए, आईटी मिनिस्ट्री के अंडर कितने हुए, वो सब हम एक टैली में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अदर मिनिस्ट्रीज़ की तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूटिलाइजिंग पोर्टल फॉर कंटेंट कंट्रोल इंक्लूडिंग आईटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट एजेंसीज। तो इसके अंडर भी हम देखते हैं कि अराउंड 920 ऑर्डर्स ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें हम जनवरी में देख सकते हैं, फेब में, मार्च में हमें थोड़ा एक राइज अप देखने को मिलता है कि अराउंड 920 ऑर्डर्स ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। इसके बाद हम फिर से यहाँ देख सकते हैं कंप्लायंस, कितनों ने ऑर्डर्स का रिस्पॉन्स किया। तो कंप्लायंस रेट में भी देखा जाए तो यूट्यूब एंड व्हाट्सएप दे कंप्लाई विद द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, और हमें थोड़ा डाउन देखने को मिलता है इन केस ऑफ टेलीग्राम में थोड़ा कम है, और साथ में ट्विटर में भी थोड़ा कम है आगे देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसमें थोड़ा कम देखने को मिला, पर कंप्लायंस रेट भी उतना ही है जितना कि हमें देखने को मिला कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भी कितने को ज़्यादा इशू हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि हम देखेंगे ग्लोबल कंटेक्स्ट एनालिसिस। India ranks among top countries globally for online content blocking with Sahyog portal representing systematic approach to digital censorship। तो हमने देखा कि इंडिया यहाँ पर सबसे आगे है इस ब्लॉकिंग कंटेंट ब्लॉकिंग की एक ये जो पोर्टल से हमने एक अप्रोच ली है, इसमें इंडिया का एक बहुत ही आगे है रोल रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, रशिया, ईरान और अदर कंट्रीज़। एंड सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म फिर से वही बात है कि व्हाट्सएप ही है जिसमें सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं द इम्पैक्ट असेसमेंट मैट्रिक्स। तो फ्री स्पीच का सेवरिटी लेवल हाई है जिससे अफेक्ट भी मिलियन ऑफ पीपल हुए हैं, और ट्रेंड डायरेक्शन भी इंक्रीज हुई और रिस्पॉन्ड टाइम 24 डेज है। इंफॉर्मेशन एक्सेस पे भी हम देख सकते हैं कि जनरल पब्लिक ही अफेक्टेड यूज़र है, और ट्रेंड की डायरेक्शन देखें तो राइजिंग है और रिस्पॉन्स टाइम सेम डे है।
प्लेटफॉर्म कंप्लायंस जो है वो थोड़ी मीडियम है और इससे अफेक्टेड हुए भी टेक की कंपनीज हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन स्टेबल है, पर रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा वेरी कर जाता है। लीगल ओवरसाइट थोड़ी लो है, सिवियरिटी लेवल वहाँ लो है, और साथ में हम देख सकते हैं कि अफेक्टेड यूज़र्स जो हैं वो जुडिशरी है और ट्रेंड की डायरेक्शन डिक्रीज़ करती जा रही है और रिस्पॉन्स में बहुत डिले भी हो सकता है, अबाउट मंथ्स और ईयर्स भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फ्रेमवर्क। तो करंट इशू की बात करें तो इससे सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या देखने को मिला है कि ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट है, लिमिटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ब्लॉक डिसीजन एंड क्राइटेरिया यूज्ड फॉर कंटेंट रिमूवल डिटर्मिनेशंस। यहाँ पर आपको थोड़ा लिमिटेड ही मिलेगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन की कौन सा अबाउट अ स्पेसिफिक ब्लॉकिंग डिसीजन, और साथ में उसमें जो क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, किस तरह का क्राइटेरिया यूज़ है, उसमें भी एक ओवरव्यू देखने को नहीं मिल रहा है। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट ट्रैक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स विदाउट एडिकेट ड्यू प्रोसेस और अपॉर्चुनिटी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स टू रिस्पॉन्ड। देयर इज़ अ फास्ट ट्रैक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स और इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड और कोई भी अपील करने की कंटेंट क्रिएटर्स के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट है कि स्कोप एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ पोर्टल बियॉन्ड ओरिजिनल साइबर क्राइम फोकस इनटू ब्रॉडर पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेंट एरियाज। इस पोर्टल का यूज़ बेसिकली साइबर क्राइम के फोकस से साइड किया गया है और ज़्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ इसको घुमा दिया गया है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही है एक तरह से। नेक्स्ट यहाँ है प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। यही वो पॉइंट्स हैं जो हमारे नेसेसरी है समझने के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम रखते हैं, फ़ायदा भी रखेंगे। जैसे पब्लिक रिपोर्टिंग, रेगुलर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स डिटेलिंग ब्लॉक स्टैटिस्टिक कैटेगरीज एंड लीगल जस्टिफिकेशन फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, and in the case of appeal process, formal mechanism for content creators to challenge blocking orders with judicial review options। साथ में क्लियर गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड थ्रेशहोल्ड फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग टू प्रिवेंट मिशन क्रीप एंड आर्बिट्री डिसीजन। सो नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्स के बारे में, कि सिविल हमारी सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स रहा इन सब डिसीजंस पे। तो नंबर 1 हम देखते हैं एडवोकेसी ग्रुप्स, डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशन फिलिंग RTI एप्लीकेशंस टू एक्सपोज सेंसरशिप डेटा एंड एडवोकेटिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कंटेंट ब्लॉकिंग डिसीजंस। अब होता क्या है कि डिजिटल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, दे प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी ऑनलाइन। ये क्या करेंगे, इनका मेन पर्पस ही यही है कि ये दे फाइल RTI applications to get information about what content is being blocked, who ordered the blocking, on what ground it was done। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एडवोकेसी ग्रुप का भी काम हो, या फिर किसी एजेंसी ही ऐसी है जिसने RTI लेने का ये फैसला लिया कि जिससे उन्हें पता लग सके कि ये पोर्टल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। साथ में ये क्या करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे कि ट्रांसपेरेंट रहें और अकाउंटेबल भी रहें, जिससे कि ये डिसीजंस जो हैं ये सीक्रेटली ना जाएं, इसमें ट्रांसपेरेंट रहें कि क्या डिसीजन हुआ कैसे हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल चैलेंजेस के बारे में। दीज इन्वॉल्व्स कोर्ट केसेस challenges excessive use of blocking powers and seeking judicial oversight of सहयोग पोर्टल operations। होता क्या है कि कोर्ट केसेस के थ्रू इंडिविजुअल या एक्टिविस्ट या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये कोर्ट में केस फाइल करते हैं जो चैलेंज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, और डिमांड करते हैं कि एक जुडिशियल ओवरसाइट की जाए, देखा जाए कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। अब रिसेंटली आपने एक न्यूज़ में देखा होगा कि रिसेंट में ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई थी कि जो गवर्नमेंट है वे एक्सेसिव वे में ब्लॉक कर रही हैं हमारी कई तरह की सर्विसेज, कई तरह की हमारे डेटा को सेंसर कर दे रही हैं, जिसमें इन द एंड अनफॉर्चुनेटली कि ट्विटर अपना रिस्पॉन्स हार गए थे, ट्विटर की कंपनी नहीं जीत पाई थी, और जो वर्डिक्ट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही आई थी। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल ही है कि कैसे
कोर्ट केसेस जो इंडिविजुअल से हैं वो चैलेंज फेस किया जाता है डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस की बात करें हम, या फिर लीगल चैलेंजेस जो कि सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट देखने को मिले थे। अगली बात आती है पब्लिक अवेयरनेस में, कैंपेन एजुकेटिंग सिटीजन्स about digital rights implication and the impact of increased online censorship on democratic discourse। अब होता क्या है, यहाँ पे कई तरह के कैंपेन हैं, एक्टिविटीज़ हैं और सोशल मीडिया एफर्ट्स भी डाले जाते हैं जो सिटीज़न को एजुकेट करते हैं उनके डिजिटल राइट्स के बारे में, और साथ में बताते हैं कि कैसे सेंसरशिप अफेक्ट कर रहा है फ्री एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी को भी। और गोल है कि लोग एंगेज भी हों और अवेयर भी हों, ना कि वो साइलेंट रहें और इस पर चुप्पी बैठे रखें। अब नेक्स्ट बात आती है इंटरनेशनल अटेंशन में। इसमें क्या होता है कि ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है की बात कर रहे हैं, जो क्या करते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ वॉच डॉग। अब आपको भी पता है कि वॉच डॉग होता क्या है, जो चुपचाप इस सब चीज़ों पे देख रहा है, निगरानी रख रहा है। ये मॉनिटर करते हैं कि इंटरनेट फ्रीडम डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से है, किस लेवल पे है। साथ में ये भी देखते हैं कि सेंसरशिप प्रैक्टिसेस ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट के थ्रू ये देखते हैं कि कितनी लेवल पे सेंसरशिप प्रैक्टिस में लाई जा रही है। जैसे हमने पीछे भी बात की थी ग्लोबल कंटेक्स्ट एनालिसिस इंटरनेशनल सेंसरशिप कंपैरिजन स्टडी, तो हमने देखा था कि इंडिया रैंक अमंग टॉप कंट्रीज ग्लोबली फॉर ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग विद सहयोग पोर्टल। इन द वेरी सेम वे इंटरनेशनल अटेंशन की भी यहाँ यही बात हो रही है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, हाउ सहयोग पोर्टल वर्क्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पे थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इसका। तो बात करें ऑर्डर इनिशिएशन, गवर्नमेंट एजेंसी आइडेंटिफाइज प्रॉब्लमेटिक कंटेंट एंड इनिशिएट्स ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट थ्रू पोर्टल। गवर्नमेंट एजेंसी ने आइडेंटिफाई किया कि कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एक पोर्टल के थ्रू शुरू करने का फैसला लिया था। उसके बाद लीगल रिव्यू हुआ, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रिव्यू ली रिक्वेस्ट को, और लीगल कंप्लायंस विद IT एक्ट प्रोविजंस, और जो IT एक्ट्स हैं उनके प्रोविजन में उन प्रोविजंस के ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक रिक्वेस्ट को रिव्यू किया जो रिक्वेस्ट उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू मिली थी, और बाद में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म नोटिस ऑटोमेटेड नोटिस सेंड टू रेलिवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिक्वायरिंग कंटेंट रिमूवल। उन्होंने एक नोटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस स्टार्ट किए, और नोटिस भेजने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कि कैसे इस कंटेंट को हटाना है, क्या करना है कि इसे हटाया जाए, और प्लेटफॉर्म्स इंप्लीमेंट ब्लॉकिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट जो उन्हें दी गई है उससे इम्प्लीमेंट करेंगे जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, और बाद में वरना उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, नहीं तो पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एजेंसी ने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने इसे रिव्यू करने के लिए साइबर क्राइम को रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद ऑटोमेटेड नोटिस इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जाएंगे, और प्लेटफॉर्म जो हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम में कंटेंट को हटाएंगे, वरना उन्हें पेनल्टीज का फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑन प्लेटफॉर्म। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट तो इधर लीगल कंप्लायंस में ही है। टेक्निकल सिस्टम पे उतना खर्चा नहीं है, उसमें से ज़्यादा स्टाफ ट्रेनिंग है, उस पर भी इतना खर्चा नहीं है, और कंटेंट रिव्यू पे थोड़ा सा खर्चा है। कंप्लायंस कॉस्ट अगर हम देखें जाएं तो 2022 से जैसे जैसे हम 2025 की तरफ जा रहे हैं, जैसे ईयर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमने देखा कि जो कंटेंट का जो कंप्लायंस करने का, ये जो कंटेंट ब्लॉकिंग में जो कंप्लायंस का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Increased compliance cost for platforms operating in India with significant investment required for content moderation system and legal teams. Legal teams पे खर्चा, और साथ में content moderation systems जो एनालाइज करें कि कैसे तरह का कंटेंट है, उसे कितना, उस पर क्या प्रोविजंस एक्ट यूज़ होने चाहिए और किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, उस पर खर्चा थोड़ा बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, potential chilling effect on political discussions and criticism with increased self-censorship among users and content creators on social platforms.
अब हमने देखा कि जो पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल डिस्कशंस या फिर कोई क्रिटिसिज्म है उस पर सेंसरशिप हमने सबसे ज़्यादा देखी, जो एक डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या बोलती है, बाय द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, एंड वी हैव अ राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। पर वो एक्सप्रेस का राइट ही दबाया जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सोशल मीडिया को यूजर्स यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये एक तरह से ये राइट का वायलेशन भी है। इनोवेशन इफेक्ट्स, tech development, impact on India's digital economy with platforms potentially reducing services or implementing restrictive policies to avoid regulatory conflicts. अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि impact on India's digital economy with platforms potentially reducing services. अब होता क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम फेस आउट होने के बाद पोटेंशियली क्या होता है कि there is a reduction in the services provided by the प्लेटफॉर्म्स अपनी सर्विसेज को रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होता है कि उससे एक तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस आउट करना पड़ सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स का रुकना भी एक तरह से देखा जा सकता है, न्यू सर्विसेज का एड ऑन भी देखा जा सकता है, और रिडक्शन इन द यूज ऑफ यूजर्स भी हम देख सकते हैं, यूजेज भी रिडक्शन देखने को मिल सकती है। और उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि सडनली जो कई कंट्रीज़ में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म्स उन स्पेसिफिक कंट्रीज से भी स्टेप बैक करना शुरू कर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही टेक डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है जो दे सकता है, जो एक इशू क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल रिलेशंस, global standing, India's digital rights record affecting international partnerships and technology cooperation agreements with other democratic nations and organizations. अब होता यूँ है कि जो इंडिया के डिजिटल राइट्स के रिकॉर्ड हैं, जो इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे ये आईटी एक्ट्स हैं या इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और स्ट्रिक्ट इनमें कंप्लायंस ऑर्डर्स भी रखे हैं, इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो पार्टनरशिप्स हैं और साथ में जो टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन होते हैं ऑन अ ह्यूज स्केल विद आर कंट्री एंड अदर कंट्री, उसकी वजह से जो है ये जो हार्ड लॉज हैं, इन हार्ड लॉज ने ये भी देखा गया है कि इससे जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है और जो टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स है वो कॉपरेशन बिल्डअप नहीं हो पाता है, उस लेवल पे बिल्डअप नहीं हो पाता है अगर बात करें डिफरेंट डेमोक्रेटिक नेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि दूसरे डेमोक्रेटिक नेशंस के कंपैरिजन में इंडिया के लॉज थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए गए हैं ऑन अ वेरी पर्टिकुलर लेवल। अगर हम बात करें तो ये जो लॉ है, जो आईटी एक्ट में जो डिफरेंट लॉज हैं बिल्डअप किए हैं, they are built up very smartly and they are needed, but we all know that with full rigidity we cannot expect a very high result. There is a need of providing appeal authority or providing a chance for justification to the content creators, as जो शरारती तत्व हैं उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना कंटेंट एक लेवल पे बनाया है, जिन्होंने कंटेंट को इस तरह से पब्लिश किया है, बट ड्यू टू सम मिस्टेक्स और ड्यू टू सम अननोन मिस्टेक्स उनका पूरे कंटेंट पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूरा का पूरा ओवरऑल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है और उनका पूरा उसका रिटर्न जो उन्हें मिलना था वो उस पर्टिकुलर एक उनके कंटेंट से मिलना था, अगर उसी को ही सप्रेस कर दिया जाए तो इट माइट कॉज प्रॉब्लम टू द कंटेंट क्रिएटर एज वेल. सो टू अवॉइड सच सिचुएशन समटाइम्स इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टनरशिप्स थोड़ी रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें वही स्ट्राइक होगा कि ये सिचुएशन उनके साथ भी हो सकती है और टेक्नोलॉजी की लेवल पे कॉपरेशन भी बिल्डअप नहीं हो पाते हैं. सो समवट it's needed, but somewhat the amendments and the transparency is also needed. So next हम बात करेंगे regional implementation pattern, state wise usage analysis. तो सहयोग पोर्टल यूजेज varies across Indian states with higher activity in regions experiencing social tensions, political campaigns, security concerns, reflecting
localized content control priorities and administrative capacity difference। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाई यूजेज स्टेट्स हमारे पास है, कई सारी हमारे पास हाई यूजेज स्टेट्स भी हैं जहाँ पर इस तरह की इस पोर्टल का यूज़ भी हो रहा है, और साथ में जहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं, और मीडियम यूजेज स्टेट्स भी हैं, और साथ में लो यूजेज भी हैं, स्पेशल रीजन्स भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। इन ऑर्डर हम कंक्लूजन में ये भी देख सकते हैं कि हर जगह इस पोर्टल का यूज़ हुआ है टू ओवरकम सोशल टेंशंस, पॉलिटिकल कैंपेन्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे लेवल पे तो सहयोग पोर्टल का यूज़ हो रहा है, पर ग्लोबल लेवल में इससे गवर्नेंस का मॉडल किस तरह से है। रेस्ट्रिक्टिव अप्रोचेस, हाई कंट्रोल सिस्टम है, और दूसरी तरफ हमारे पास है डेमोक्रेटिक मॉडल, द बैलेंस्ड फ्रेमवर्क्स। अगर हम हाई कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक चाइना का मॉडल है और एक ईरान की अप्रोच है, और बैलेंस्ड में हमारे पास यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क है और यूएस का सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्टिव अप्रोचेस की, तो चाइना का मॉडल हमें यह बताता है कि ग्रेट फायरवॉल सिस्टम विद कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट ब्लॉकिंग एंड प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन थ्रू सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट गवर्नेंस एंड स्टेट कंट्रोल। इनके पास एक फायरवॉल की तरह का सिस्टम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट ब्लॉकिंग पे बिलीव करता है, और प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस पे, प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना थ्रू सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट गवर्नेंस एंड स्टेट कंट्रोल एज वेल, स्टेट की हेल्प से और सेंट्रल लेवल की गवर्नेंस की हेल्प से। वहीं दूसरी तरफ ईरान की अप्रोच है तो एक्सटेंसिव फिल्टरिंग एंड मॉनिटर सिस्टम्स विद पीरियोडिक सोशल मीडिया शटडाउन्स ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। ईरान की अप्रोच कुछ इस तरह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कभी भी अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है, प्रोटेस्ट देखने को भी मिले हैं। तो इन सब के इन्फ्लुएंस में जब कोई कंट्री आती है तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सबके अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। बट ईरान की अप्रोच कुछ इस तरह से है कि वे इस तरह की सिचुएशन में सोशल मीडिया हैंडल्स को ही शट डाउन करते हैं, जो कि पॉलिटिकल इन प्रोटेस्ट को पावर अप कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। वो उस इन्फ्लुएंस की मेन तार को ही काट देते हैं। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो डेमोक्रेटिक मॉडल में यूरोपियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम देख सकते हैं कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मॉडरेशन विद ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स एंड यूजर राइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो ये वो कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क है जिसकी नेसेसिटी है इंडियन फ्रेमवर्क में, कि वो भी इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क को, द वे दे डील विद द प्रॉब्लम, उस तरह की मैकेनिज्म को हम अपने फ्रेमवर्क में ऐड ऑन करने के ट्राई करें, so that we can have a very better result as compared to the current situation। क्योंकि उसमें यूज़र राइट मैकेनिज्म भी है, कंटेंट मॉडरेशन भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है, साथ में रिक्वायरमेंट ट्रांसपेरेंसी की भी प्रोविजन है कि इट्स नॉट hidden, there is no details hidden from the users and it's very transparent, you may search it, you may get the knowledge, you may get the information that you are looking for at all। एंड अगर हम आगे देखें तो यूएस सिस्टम की बात करें तो प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेशन विद लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री स्पीच प्रोटेक्शन थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अमेंडमेंट की कितना बड़ा रोल है। प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेशन विद लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्लेटफॉर्म का जो है वो सेल्फ रेगुलेशन है, पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ही कम है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री स्पीच प्रोटेक्शंस भी हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, साथ में आप यू मे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू मे शोकेस योर आइडियाज़, और साथ में इसमें प्रोटेक्शन भी है, स्पीच प्रोटेक्शन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास रिकमेंडेशन समरी, द बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड राइट्स। अगर हम बात करें इमीडिएट एक्शन की, तो इमीडिएट एक्शन में हम देख सकते हैं कि एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर ऑल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशूड। जितने भी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं उनका एक ट्रांसपोर्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बताया जाए, उसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाए।
क्रिएट फॉर्मल अपील प्रोसेस फॉर इफेक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स एंड यूजर। जो यूज़र और कंटेंट क्रिएटर्स को ये नोटिस पब्लिश हुए हैं उन्हें एक अपील रखने की प्रोसेस के लिए एक फॉर्मल अपील प्रोसेस प्रोवाइड की जाए। उन्हें मतलब एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड किया जाए जहां वे अपील कर सकते हैं। लिमिट पोर्टल स्कोप टू जेन्युइन साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो पोर्टल है उसके स्कोप को उसके दायरे को इतना बड़ा ना रख के उसे जेन्युइन प्रॉब्लम जैसे साइबर क्राइम हो गया या सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनके ऊपर फोकस किया जाए। इम्प्लीमेंट जुडिशियल रिव्यू रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। जो नॉन एमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर जिनकी मतलब इतनी भी ज़रूरत हमें नहीं है, ऐसे ऑर्डर्स के ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू की रिक्वायरमेंट भी रखनी चाहिए, जिनका यानी जिन्हें ब्लॉक करना इतना मैंडेटरी भी नहीं है। ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। पब्लिश क्लियर गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग डिसीजंस। पब्लिश क्लियर गाइडलाइंस हो कि आपने क्या करना है, कैसे आपको कंटेंट का मतलब प्रॉपर्ली बताया जाए और साथ में क्राइटेरिया भी बताया जाए कि किन वजह से आपका कंटेंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, कि किस वे में हम डिसाइड कर सकते हैं। द अथॉरिटीज वुड डिसाइड दैट योर कंटेंट फॉल्स अंडर द कंटेंट ब्लॉकिंग कंडीशंस। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में देखा जाए तो डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल राइट्स लेजिस्लेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन भी हो और साथ में डिजिटल राइट्स की लेजिस्लेशन यानी डिजिटल राइट्स के ऊपर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल राइट्स हो और उसमें साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट डिजिटल राइट कमीशन विद ओवरसाइट अथॉरिटी। एक डिजिटल राइट कमीशन हो एज एन ओवरसाइट अथॉरिटी और साथ में उससे ये होगा कि कोई तरह की ऐसी लॉन्ग टर्म इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जो एक अथॉरिटी जो ये डील करे कि क्या कंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसी है और क्या नहीं है। क्रिएट इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क्स फॉर क्रॉस बॉर्डर कंटेंट इश्यूज। जो क्रॉस बॉर्डर कंटेंट है उस इश्यू से बचने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट पीरियोडिक पार्लियामेंट्री रिव्यू ऑफ डिजिटल सेंसरशिप पॉलिसीज। जो डिजिटल सेंसरशिप पॉलिसीज हैं उन पर पार्लियामेंट रिव्यू भी होना चाहिए, समय समय पर पार्लियामेंट रिव्यू ज़रूरी है। डेवलप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर कंटेंट डिस्प्यूट्स। जैसे ये कंटेंट डिस्प्यूट्स हैं इनसे लड़ने के लिए एक अलग से एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए। जस्ट लाइक द कंज्यूमर कोर्ट्स हो गया, अलग अलग चीज़ जैसे हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं उसी वे में कुछ एक नया मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो असेंशियल पॉइंट्स जिन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है उसमें सिस्टम स्केल की मासिव ऑपरेशन है। सिस्टम स्केल की बात करें तो उसमें मासिव ऑपरेशन सहयोग पोर्टल रिप्रेजेंट अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ डिजिटल सेंसरशिप विद 2300 plus orders in first year demonstrating systematic content control approach। हमें ये देखने को मिला कि इस सिस्टम से हम एक सिस्टमैटिक कंटेंट कंट्रोल की अप्रोच है, यानी ये कोई डोमेंट स्टेज में नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल पर ये पोर्टल वर्क कर रहा है और ये वर्क पॉजिटिव वे में भी कर रहा है। नो डाउट इसमें कुछ फ्लॉज भी होंगे बट इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि एक साल में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स पब्लिश हो सकते हैं। मेटा टारगेटिंग हमने देखा कि प्लेटफॉर्म फोकस भी है। Concentrated focus on WhatsApp, Facebook and Instagram reveals government priority on controlling social media communication and information sharing। हमें इससे ये पता लगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे भी कंट्रोल करना है। डेमोक्रेटिक कंसर्न राइट्स इम्पैक्ट रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सेंसरशिप कैपेबिलिटीज raises fundamental questions about digital rights, free speech and democratic governance in internet age। जैसे आज का दौर इंटरनेट का दौर है तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है ये सेंसरशिप कैपेबिलिटी की या फिर ये सब जो हो रहा है इससे क्वेश्चनिंग भी पुट ऑफ हुई है डिजिटल राइट्स पे, फ्री स्पीच पे और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे भी हुई है। तो ये था आज का हमारा कुछ टॉपिक जिसके बारे में हमने बात की। हमने जाना कि क्या है क्या नहीं है, हाउ दिस होल वर्क एंड ऑल्सो वी केम टू नो अबाउट द analysis, a depth analysis about the whole scenario and get an over insight। तो आज हमने ये सब पढ़ा
Or in the end, I would like to thank you all for being in the lecture. Or if you have any doubts, please do tell in the comments, and I would try my best to help you out and solve your queries. Thank you and have a wonderful day ahead.